डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 की घोषणा 1 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली वालों के लिए कोटा खत्म, अब हर राज्य के लोगों को मिलेगा समान अधिकार। दिल्ली में साल 2013 तक बनी सभी अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 15 दिनों के अंदर ड्राफ्ट तैयार करने के दिए आदेश। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने दिया झटका, फरीदाबाद के मास्टर प्लान पर हाई कोर्ट की रोक। अफोर्डेबल और सस्ते मकान के लिए नियमों में बदलाव कर सकता है भारतीय रिजर्व बैंक। अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो या फिर प्रॉपर्टी के एवज में आपको बैंक से लोन लेना हो, इसके लिए सबसे जरूरी होते हैं आपकी प्रॉपर्टी के पेपर। लेकिन कई बार ये चोरी हो जाते हैं, खो जाते हैं या किसी हादसे में नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सब वजहों से आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है तो प्रॉपर्टी का पेपर दोबारा बनवाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। क्या करें जब खो जाएं प्रॉपर्टी के पेपर्स? किसी भी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक बताने का सबसे सरल जरिया होता है उस प्रॉपर्टी का पेपर। अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक का लोन लेना हो या फिर आपको उसे बेचना हो तो प्रॉपर्टी के पेपर की जरूरत सबसे पहले होती है। लेकिन कई बार प्रॉपर्टी के पेपर आपकी लापरवाही की वजह से खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी हादसे की वजह से नष्ट हो जाते हैं। कई बार तो बैंक में लोन के एवज में रखे कागजात भी गायब हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स ना होने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए इसको लापरवाही से ना लें। FIR फाइल करें, पुलिस को दे जानकारी। अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर खो गए हैं तो सबसे पहले आप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। थाने में दर्ज FIR में प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी देनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी किसके नाम से है इसका विवरण देना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने में उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से रजिस्ट्री है बहुत जरूरी है। FIR की एक डुप्लीकेट कॉपी पुलिस कार्यालय से लेकर अपने पास रख लें। ओनरशिप डॉक्यूमेंट अगर आपसे खो जाते हैं किसी तरह, किसी वजह से या नष्ट हो जाते हैं, मान लीजिए जल जाते हैं, पानी की वजह से खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए है कि पहले तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोकल पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करें राइटिंग में कि ये वाकया हुआ है या इस तरीके से आपके गुम हुए हैं, चोरी हुए हैं, और उनसे उस चीज़ का उस दिन जब आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं आप उसका एक्नॉलेजमेंट लें। पेपर में विज्ञापन छपवाएं। पुलिस शिकायत के बाद दूसरा काम यह है कि आप एक राष्ट्रीय और एक लोकल पेपर में प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का विज्ञापन छपवाएं। विज्ञापन छपवाने के बाद 15 दिनों तक इंतजार करें। हो सकता है कि किसी को पेपर मिला हो तो वो आपको लौटा दे, लेकिन 15 दिनों के बाद पेपर नहीं मिलने पर इसकी सूचना अपनी सोसाइटी में दें। FIR लिखवाने के बाद आपको एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है, एक लोकल न्यूज़पेपर में और एक नेशनल न्यूज़पेपर में। वो ऐड देने के बाद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अगर तब तक किसी ने आपके पेपर वापस नहीं किए, बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ऐड पढ़ लेते हैं और किसी को मिला होता है तो वो वापस कर देते हैं, लेकिन अगर उस केस में भी वापस नहीं आए तो आप फिर उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप निकलवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाके। सोसाइटी में आवेदन। यदि आप फ्लैट के मालिक हैं तो आप अपनी सोसाइटी में पुलिस FIR के आधार पर शेयर सर्टिफिकेट जारी करने का आवेदन करें। सोसाइटी आपके आवेदन के आधार पर एक शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देती है। शेयर सर्टिफिकेट से सेलर की मेंबरशिप का पता चलता है। सोसाइटी से अपनी प्रॉपर्टी का एक NOC सर्टिफिकेट भी लेकर अपने पास रख लें, इसकी जरूरत आपको बाद में फिर से आएगी। आपके सोसाइटी में फ्लैट है तो आप शेयर सर्टिफिकेट्स उनसे दोबारा डिमांड कर सकते हैं इन बेसिस पे कि आपके पास पुलिस FIR है, आपके पास न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट है। नोटरी के पास पंजीकरण। नोटरी के पास जाकर थाने में दर्ज कराई गई FIR की कॉपी, न्यूज़पेपर में दिया हुआ विज्ञापन और सोसाइटी से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होगी। इन सभी दस्तावेजों को नोटरी सत्यापित कर एक हलफनामा तैयार करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी के कागजात खो गए हैं। डुप्लीकेट सेल डीड प्राप्त करें। डुप्लीकेट सेल डीड प्राप्त करने के लिए आपको FIR, न्यूज़पेपर में दिया हुआ विज्ञापन, सोसाइटी से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी के पास पंजीकृत हलफनामे की कॉपी, इन सभी को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराना होगा। डुप्लीकेट पेपर पाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में तय शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी का डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी पूरी बैक टू बैक जो है फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की अपने पास रखें, ताकि कल को आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स इशू कराने हो तो एटलीस्ट यू नो
द पेपर्स यू हैड, तो उससे आपको कन्वीनियंस रहेगी, ईज रहेगी। कई तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें से आपको मिल जाएंगे। सब चीजें आप जो है मैनुअली याद नहीं रख सकते। बैंक से मांगे हर जाना। होम लोन के एवज में अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास गिरवी रखता है और अगर बैंक से कागजात खो जाते हैं तो आप उससे हर जाने की मांग कर सकते हैं। अगर आपके भी प्रॉपर्टी के पेपर किसी वजह से आपके पास नहीं है तो इस प्रक्रिया से गुजरकर आपको अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर फिर मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें, प्रॉपर्टी के पेपर काफी अहम कागजात होते हैं, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से अपने पास रखना चाहिए। अगर कहीं प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने की जरूरत भी हो तो प्रॉपर्टी के अटेस्टेड डुप्लीकेट पेपर का इस्तेमाल करें। सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बारी है प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों की। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2014 लॉन्च कर दी है। डीडीए ने इस स्कीम में अलग अलग श्रेणियों में कुल 25,034 फ्लैट्स बनाने की घोषणा की है। डीडीए इन फ्लैट्स का निर्माण नरेला, रोहिणी और द्वारका में करेगा। स्कीम के लिए आवेदन पत्र 1 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मिलेंगे। डीडीए ने स्कीम में पारदर्शिता रखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। फरीदाबाद के विकास का मॉडल माने जा रहे डेवलपमेंट प्लान 2031 को जारी करने के हरियाणा सरकार की अधिसूचना पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में दायर एक याचिका में कहा गया है कि फरीदाबाद में रीजनल प्लान 2021 की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस प्लान के मुताबिक ही काम किया जा रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 18 जुलाई को एक अधिसूचना के जरिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031 को जारी कर दिया। इस प्लान के जारी होने से रीजनल प्लान और इस प्लान के बीच कई विरोधाभास सामने आए, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान पर रोक लगा दी है। राजधानी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों को सुधारने के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल की मदद लेने का फैसला किया है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बवाना और नरेला की तर्ज पर अब सरकार दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करेगी। बवाना और नरेला में पीपीपी मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। अफोर्डेबल या सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक कुछ नीतिगत बदलाव करने जा रहा है। सरकार भी इस संबंध में एक ब्लूप्रिंट लाने की तैयारी में है। इसके अलावा कमजोर वर्ग को आवास मुहैया कराने के लिए ब्याज पर 5% सब्सिडी की पात्रता में भी ढील दी जा सकती है। अभी ये सब्सिडी 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर है, इसे 5 लाख किया जा सकता है। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप बिल 2013 के संशोधित मसौदे में कुछ ही दिन में फिर बदलाव कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही संशोधित बिल को अंतिम रूप दिया गया था। उसमें यह जोड़ा गया था कि बिल्डर अपार्टमेंट का निर्माण पूरा करने की एनओसी लेने के बाद ही बुकिंग कर सकेगा, लेकिन अब यह बुकिंग का क्लॉज भी हटा दिया गया है। अब बिल्डर और क्रेता के बीच बुकिंग और लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग आदि से संबंधित सभी बंदिशें हटा दी गई हैं। अब केवल फैसिलिटी और अपार्टमेंट के संचालन के नियम रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 2013 तक बनी सभी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 15 दिनों के अंदर ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रस्तावित रिंग रोड के पास दांतली सिरोली गांव में 1327 बीघा जमीन पर 10,000 मकान बनाएगा। इस योजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस योजना में ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेंगी। देश की शुरुआती स्मार्ट सिटी में से एक ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। मोदी सरकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए अगले मार्च तक बोली मंगा सकती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उखला पक्षी विहार के दायरे में बन रहे प्रोजेक्ट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के बिना चल रहे 5 प्रोजेक्ट्स को रोकने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही 54 प्रोजेक्ट्स की जांच कराई जा रही है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आकाश जिंदल। आकाश, प्रॉपर्टी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसी के साथ मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश। अखिलेश, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अखिलेश है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे फ्लैट खरीदना है। यहाँ पे कनकिया बिल्डर्स के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें मेरे लिए निवेश करना कैसा रहेगा? अंधेरी एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकती है, बिकॉज सिर्फ मुंबई सिटी का कोई भी चीज़ देखनी होगी आपको पहले तो वहाँ से ट्रैफिक कंजेशन देखना होगा, उसके बाद आपको वहाँ कनेक्टिविटी देखनी होगी। बहुत जगह मुंबई में ऐसी हैं 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अंधेरी अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से 2 साल का अगर होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं
तो आपको 15% के आसपास की पर एनम रिटर्न यहाँ पे दिख सकती हैं। और अब एक स्पेसिफिक डेवलपर को से अलग हटके अगर देखें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वाशी एरिया में है। नया एरिया है, कनेक्टिविटी, ग्रोथ, इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ अगर 2 साल का होल्डिंग पीरियड लेके चला जाए तो 20% पर एनम के आसपास की रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ जयपुर से एक दर्शक जुड़ गई है जिनका नाम है कृति। कृति, पूछिए अपना सवाल। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मेरा बजट कुछ 10 से 12 लाख रुपए का है, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? कृति, जयपुर में निवेश करना आपके लिए बहुत बहुत सही रहेगा। सजेशन आपके लिए रहेगी कि जो जयपुर के आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हाँ, थोड़ा सा एक इशू है, ये जो 10-12 लाख है इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर इसको आप थोड़ा बढ़ा लें, 15 लाख या 17 लाख पे ले आए तो आपके लिए ज़्यादा एक अच्छी जगह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई थिंक जयपुर के आउटस्कर्ट्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन अगेन यहाँ आप इन्वेस्ट करती हैं तो आपको होल्डिंग पीरियड जो है वो लेके चलना पड़ेगा 3 साल के आसपास का। बिकॉज जो राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट सारे एफर्ट्स कर रही है उनको अल्टीमेटली मटेरियलाइज होने में समय लगेगा। तो बहुत जल्दी वाला बूम यहाँ पे जो है, एकदम वाला बूम यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे साथ लखनऊ से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, प्रेम पांडे जी। प्रेम पांडे जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना है। मेरा बजट लगभग 20 लाख रुपए है। कहाँ निवेश करना सही होगा? देखिए प्रेम पांडे जी, लखनऊ में 2 जगह हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने आइडेंटिफाई की है जहां आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगेन मैं जाऊंगा एक्सटीरियर्स में। एक्सटीरियर्स में 2 जगह हैं, सुल्तानपुर रोड और फैजाबाद रोड। ये जगह ऐसी है कि अभी उस हिसाब से बसावट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो सकती है। कई डेवलपर्स दोनों रोड्स पे आ गए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और हर तरह की ऑप्शंस हैं। फ्लैट्स की ऑप्शंस भी हैं, प्लॉट्स की ऑप्शन भी हैं। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको एंगल लेके चलना है। बट यहाँ पे अगेन 5-1 साल का अगर होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं तो आपका जो है 4 से 5 साल में आपकी अमाउंट जो है डबल हो सकती है। इस प्रकार की रिटर्न्स मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अहमदाबाद से रश्मि हमारे साथ जुड़ गई है। रश्मि, पूछिए अपना सवाल। मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना है ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके, तो मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल? आई थिंक रश्मि, यू हैव आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल, और ये मेरे हिसाब से ये क्वारी सिर्फ रश्मि की ना होकर बहुत लोगों की हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है मन में कि कहाँ जाया जाए। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या एडवांटेजेस है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको एक अच्छा रेंटल मिलने की उम्मीद है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, अगर किसी ने रेंटल इनकम को एक जरिया बनाना है कमाई का, 7-8% या 10% तक भी कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेंटल दे देती है। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट्स है, वहाँ आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी रहती है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आप प्रॉपर्टी ऐसी लेना चाहते हैं जो आपको किराया मिलता रहे जिससे ज़्यादा अच्छा, या प्रॉपर्टी ऐसी जिसके एप्रिसिएशन हो। आकाश, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेने में हो सकते हैं ढेर सारे फायदे। क्या हैं ये फायदे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर व्यक्ति का अपने और अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाने का सपना होता है। अगर आप भी अपने सपनों का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं और शादीशुदा हैं, तो आप अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर भी कई तरह से लाभ उठा सकते हैं। पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेने में सबसे बड़ा फायदा रजिस्ट्री में मिलता है। देश के लगभग सभी राज्यों में महिला के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जाती है। देश के ज्यादातर राज्यों में ये छूट 2 से 3% तक है। वहीं अगर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पूरी तरह से पत्नी के नाम पर नहीं है, तो आप अपनी पत्नी को ज्वाइंट ओनर बना सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपको रजिस्ट्री में लगभग 1% तक की छूट मिल सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में जब आप लाखों रुपयों का निवेश कर रहे हैं, तो 1 या 2% की बचत भी आपके लिए फायदे और समझदारी की बात कही जा सकती है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल मेल आप स्टैंप ड्यूटी देंगे, एज एन इंडिविजुअल फीमेल स्टैंप ड्यूटी देंगे, तो दोनों में तकरीबन 2% का अंतर होता है। लेकिन अगर आप जॉइंट नेम पे प्रॉपर्टी लेते हैं
तो 1% का अंतर होता है स्टैंप ड्यूटी पे, जो कि एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होती है, अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हर स्टेट में अगर वुमन आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स में इन्वॉल्व है, आपकी वाइफ इन्वॉल्व है, जॉइंट प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, को एप्लीकेंट उनको बना रहे हैं, तो आपको स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट होता है। अगर आपके नाम पर पहले से कोई और प्रॉपर्टी है तो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर आपकी वेल्थ टैक्स लायबिलिटी में कमी आएगी, क्योंकि वेल्थ टैक्स की गणना इसी आधार पर होती है कि आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो इस शहर में पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना समझदारी होगी, क्योंकि कई शहरों में लोकेलिटी की देखरेख के लिए हर साल एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। इस टैक्स में भी महिलाओं को छूट दी जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पत्नी के नाम पर होम लोन लेते हैं तो होम लोन पर महिलाओं को ब्याज दरों पर स्पेशल छूट दी जाती है। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है और उनके नाम पे ही आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप भी को एप्लीकेंट बनते हैं और लोन वगैरह वो लेती हैं, तो आजकल कई बैंक्स हैं जिन्होंने वुमेन को लोन देने में इंटरेस्ट रेट की कटौती की हुई है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक बेनिफिट कर जाते हैं। अगर वुमेन इन्वॉल्व हो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में, उनका नाम हो पेपर्स में को एप्लीकेंट के रूप में या मेन एप्लीकेंट के रूप में, तो ये फायदे मिल जाते हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदकर या फिर पत्नी को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर इन चीजों में छूट पा सकते हैं। सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24।